हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी में पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक कॉरपोरेशन इन्हें स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी में पब्लिक कॉरपोरेशन को सार्वजनिक निगम या वैधानिक निगम भी कहा जाता है। ए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज ए बॉडी corporate formed by a special act of parliament or by the central or state legislature. It is fully financed by the government. Its powers, objects, limitations, etc. are also decided by the act of legislature. यहाँ वैधानिक निगम एक ऐसे कॉर्पोरेट बॉडी है, ये ऐसा एक संगठन है जिसे कि संसद या विधानसभा के एक विशेष एक्ट के द्वारा या अधिनियम या कानून के द्वारा बनाया जाता है। इन के द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है वो समस्त पूंजी सरकार से प्राप्त होती है। इनके अधिकार, उद्देश्य, सीमाएं ये सभी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत तय किए जाते हैं। इस प्रकार के जो वैधानिक निगम हमारे देश में अभी कार्य कर रहे हैं वो इस प्रकार है। उनके उदाहरण देख सकते हैं: इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे कि हम LIC बोलते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे FCI कहा जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसे ONGC कहते हैं। इस प्रकार के उदाहरण हैं जिसका गठन करने के लिए संसद में कानून बनाया गया और उस कानून के प्रावधानों के अनुसार इनके अधिकार, उद्देश्य और सीमाओं को तय किया गया है। उसके लिए जो भी पूंजी की आवश्यकता होती है वो सरकार से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से राज्य सरकारों के द्वारा भी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास करके कानून के द्वारा अपने निगमों की स्थापना की जाती है। फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन: फर्स्ट, it is created by an act of parliament or central or state legislature। तो इनकी स्थापना करने के लिए संसद में या राज्य की विधानसभाओं में अधिनियम पास किए जाते हैं जिसके द्वारा इनकी स्थापनाएं की जाती हैं। सेकंड है, द पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। इन पब्लिक कॉरपोरेशन के द्वारा किन उद्देश्यों के लिए कार्य किया जाएगा, उनके अधिकार और उनकी सीमाएं क्या होंगी, इसका निर्धारण कानून के माध्यम से ही किया जाता है। यह कानून वही होता है जिसके द्वारा उनका निर्माण किया गया है। थर्ड है, इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा यदि बनाया जाता है तो उनके द्वारा किया जाता है, और यदि इनका निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया गया है तो राज्य सरकार के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। इसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता, इसमें निजी क्षेत्र का कोई रोल नहीं होता है। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इनका सरकार से एक अलग अस्तित्व माना जाता है। इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड इन पार्लियामेंट। जब संसद में या पार्लियामेंट में इनके संबंध में एक्ट पास हो जाता है तो उसी के साथ इसका प्रारंभ माना जाता है या इसका जन्म हुआ माना जाता है। फिफ्थ है, इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इन पब्लिक कॉरपोरेशन का संचालन करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ग्रुप बनाया जाता है जो कि सरकार की ओर से नामित किए जाते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, उनके द्वारा इनका संचालन होता है। सिक्स्थ है, द पब्लिक कॉरपोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉइज। पब्लिक कॉरपोरेशन के द्वारा अपने कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपने स्वयं की सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है और उनका पारिश्रमिक भी वे स्वयं तय करते हैं कि कितना कर्मचारी को वेतन दिया जाना चाहिए, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसका निर्धारण उनके द्वारा स्वयं किया जाता है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं 7th पॉइंट में, इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हमने पढ़ा है पहले किसके बारे में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में जिसमें कि रेलवेज वगैरह आती है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है क्योंकि मिनिस्टर और ऑफिशियल्स के द्वारा यहाँ पर इसमें हस्तक्षेप किया जाता है, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
लेकिन जो हमारे पब्लिक कॉरपोरेशन है इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए किसी मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और उनके द्वारा अपने कार्य को फुल ऑटोनॉमी के साथ में किया जाता है, उनको अपने कार्यों पर पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं पाया जाता। 8th है द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। पब्लिक कॉरपोरेशन का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सेवा प्रदान करना होता है। 9th है इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन। केंद्र सरकार द्वारा यदि इनको बनाया जाता है तो पब्लिक कॉरपोरेशन पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होते हैं। यदि इनको राज्य सरकार द्वारा बनाया गया हो तो ये राज्य के विधानसभाओं के प्रति जिम्मेदार माने जाते हैं। इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। इनके द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले कार्यों के संबंध में संसद या विधानसभा में जिस तरह के द्वारा उनका निर्माण हुआ है वहाँ पर इनकी एनुअल रिपोर्ट रखी जाती है। 10th है द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इस प्रकार के पब्लिक कॉरपोरेशन के अकाउंट की जांच या ऑडिट का वर्क, ऑडिट को हिंदी में अंकेक्षण कहा जाता है, अंकेक्षण का कार्य कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसे कि हम संक्षेप में शॉर्टकट में CAG कहते हैं। कंट्रोलर का C, ऑडिटर का A और जनरल का G, CAG के द्वारा ये ऑडिट का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि भारत में सरकारी विभागों की ऑडिट का कार्य कौन करता है। इसका आंसर हुआ CAG। इसका हम अगला पॉइंट देखेंगे 3.2b में मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन बनाने से क्या लाभ होता है, तो फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, जिसे हमने पहले पढ़ा था कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उनमें पब्लिक जो मिनिस्ट्रियल इंटरफेरेंस है, पब्लिक इंटरफेरेंस है, वो बना रहता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए पब्लिक कॉरपोरेशन में गवर्नेंस का कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाता है, तो वो इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से अपना कार्य को कर पाते हैं और उनके कार्य में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। सेकंड है क्विक डिसीजन। पब्लिक कॉरपोरेशन में सरकारी सिस्टम या लाल फीताशाही या सरकारी व्यवस्थाओं से मुक्ति होती है, क्योंकि सरकारी विभाग के रूप में कार्य नहीं करते हैं। एज देयर इज लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। इसलिए चूँकि यहाँ सरकारी व्यवस्था कार्य नहीं करती है कि ये प्राइवेट बिजनेस संस्था की तरह से कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर फाइल वर्क कम होता है और उनके द्वारा निर्णय लेने में ज़्यादा फॉर्मेलिटियों का उपयोग या पूरा नहीं किया जाता है, फॉर्मेलिटी के पीछे नहीं भागते हैं। थर्ड है सर्विस मोटिव। द एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। चूँकि इनका निर्माण संसद या विधानसभाओं के एक के द्वारा होता है, इसलिए इनके कार्यों के संबंध में संसद या विधानसभा में चर्चा की जाती है। इसलिए ये हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करते हैं और उसके संबंध में संसद या विधानसभा में चर्चा की जाती है, इसलिए इनका उद्देश्य हमेशा सेवा करने का रहता है। फोर्थ है एफिशिएंट स्टाफ। चूँकि इन संस्थाओं के द्वारा प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से कार्य किया जाता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, रेप टेपिज्म नहीं पाया जाता है, इसलिए इनके जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती निष्पक्ष रूप से हो पाती है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनके जो कर्मचारी होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, उनके द्वारा खूब मन लगा के कार्य किया जाता है और उनके कार्य अच्छा करने पर उनको बेटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती हैं, अट्रैक्टिव टर्म्स होती हैं सर्विसेज के लिए, जिससे कि एफिशिएंट स्टाफ उनके यहाँ पर कार्य करने के लिए इनकरेज होता है। और स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए ये अपने स्वयं के रूल्स बनाते हैं और उन्हें अपने हिसाब से रिम्यूनरेशन भी प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट and also the representatives of various groups such as labor, consumers nominated by the government। पब्लिक कॉरपोरेशन को चलाने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वे बिजनेस के एक्सपर्ट होते हैं और इस
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ अपॉइंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर्स की ओर से या लेबर की ओर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाता है और लेबर और कंज्यूमर के रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें शामिल किए जाते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 3.2 का सी, डीमेरिट्स आर डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। यहाँ पर हम पब्लिक कॉरपोरेशन की कमियाँ जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट मेरिट में पढ़ा था, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, परंतु व्यावहारिक तौर पर यह देखा जाता है कि पब्लिक कॉरपोरेशन की जो ऑटोनॉमी की बात कही गई है, फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात कही गई है, वो केवल नाम के लिए होती है। प्रैक्टिकली मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दिस कॉरपोरेशन। लेकिन व्यवहार में हम ये देख सकते हैं कि इन पब्लिक कॉरपोरेशन के कार्यों में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रियों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है। सेकंड है लेक ऑफ इनिशिएटिव। पब्लिक कॉरपोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कंपटीशन एंड आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। हमने अभी पढ़ा था कि जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उनका मोटिव सर्विस का होता है, तो इसलिए ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए कार्य नहीं करते हैं। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना होकर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कार्य करना होता है। जिस सेक्टर में आमतौर पर ये कार्य करते हैं वहाँ पर ये देखा जाता है कि इनके अलावा और कोई कंपटीशन में कंपनी नहीं होती हैं, या अगर होती भी हैं तो उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। तो इस कारण से सो द एम्प्लॉइज डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉस। इस कारण से इस संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने फर्म के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बढ़ाने और अगर वो लॉस में हो तो लॉस को कम करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ उनके दिमाग में ये भी चलता है कि हमारा तो मोटिव ही सर्विस है, इसलिए अगर लॉस होता भी है तो कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो फंड है वो गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। तो जो कमी होगी तो वो सरकार अपने बजट से प्रोवाइड कर देगी। द लॉसेस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। इसकी जो भी हानि होती है वो सरकार द्वारा पूरी कर दी जाती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है रिजिड स्ट्रक्चर। द ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दिस कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टैट्यूट और द एक्ट। अमेंडिंग द एक्ट इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में कि इन पब्लिक कॉरपोरेशन की स्थापना किसी एक्ट के माध्यम से ही की जा सकती है। इन एक्ट में जो बातें कही जाती हैं उनमें बदलाव कोई डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें बदलाव करने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट करना होता है। एक एक्ट में अमेंडमेंट करना एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है और इसके लिए संसद और विधानसभाओं में प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा करने के बाद वोटिंग होती है, उसके बाद ही इनमें प्रस्ताव पास होने पर संशोधित हो पाते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। इसका फोर्थ है अनफेयर प्रैक्टिसेस। द गवर्निंग बोर्ड ऑफ ए पब्लिक कॉरपोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप इनएफिशिएंसी। पब्लिक कॉरपोरेशन का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, जो सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं, उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनके द्वारा कुछ गलत किस्म के कार्य भी किए जाते हैं। ये अपने इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए अधिक कीमतों का निर्धारण करते हैं, जिससे कि उनके जो इनएफिशिएंट वर्क थे वो उसकी आड़ में छुप जाएं और प्रॉफिट शो होने लग जाए। जबकि हमारा मोटिव सर्विस का रहता है, लेकिन सर्विस भी हम तभी तक कर सकते हैं जबकि प्रॉफिट अर्न करते हैं। जिस कारण हमने पहले पढ़ा है कि किसी बिजनेस को चलाते रहने के लिए प्रॉफिट का अर्न करना ज़रूरी है। तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट अर्न न करें तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएंगे। बिजनेस का संचालन जब अच्छे ढंग से किया जाता है तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार के कॉरपोरेशन में आमतौर पर ये देखा गया है कि इनका मैनेजमेंट इनएफिशिएंट पाया जाता है और ये अपने
लॉस को बचाने के लिए हाई प्राइजेस फिक्स करते हैं जिससे कि उनको प्रॉफिट दिखाई दे सके। सुटेबिलिटी ये कहाँ उपयोगी हैं? द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सुटेबल फर्स्ट वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर मोनोपोली पावर्स। इस प्रकार के पब्लिक कॉर्पोरेशन वहीं उपयोगी माने जाते हैं जहाँ पर कि मोनोपोली या एकाधिकार की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार में स्थिति में उनके द्वारा जो भी कीमत तय की जाएगी लोगों को उसे चुकाना ही पड़ेगा, मजबूरी होती है, इसलिए इनएफिशिएंसी भी छुप जाती है। सेकंड है वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर स्पेशल पावर्स डिफाइंड बाय द एक्ट आर। जब इस प्रकार के पब्लिक कॉर्पोरेशन को स्पेशल पावर की जरूरत होती है तो उस स्थिति में एक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, तब वहाँ पर इस प्रकार के पब्लिक कॉर्पोरेशन स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ स्पेशल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब सरकार के फंड की लगातार आवश्यकता होती है तब इस प्रकार के पब्लिक कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाती है। फोर्थ है वेयर द अंडरटेकिंग रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। जब किसी बिजनेस के लिए जनता के प्रति जवाबदेही की आवश्यकता हो और साथ ही संचालन में स्वतंत्रता की आवश्यकता हो तब इस प्रकार से पब्लिक कॉर्पोरेशन की स्थापनाएं की जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। इन्हें सरकारी कंपनी कहा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल आर स्टेट गवर्नमेंट आर पार्टली बाय द सेंट्रल आर स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा उसमें डिफाइन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब किसी कंपनी के कम से कम 51% शेयर अकेले या दोनों मिलकर अपने पास रखते हैं तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। यहाँ गवर्नमेंट कंपनी से क्या आशय हुआ? इसका अर्थ है ऐसी कंपनी जिसके कम से कम 51% शेयर ऑफ पेड अप कैपिटल का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है या स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है या दोनों के पास जॉइंटली 51% होता है कम से कम, तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्न्ड एंड रूल्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 1956 लाइक एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनीज। सरकारी कंपनियों का संचालन भी कंपनीज एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है जिस प्रकार की दूसरी रजिस्टर्ड कंपनियों का होता है उसी प्रकार से इनका संचालन भी किया जाता है। गवर्नमेंट कंपनियों के कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कि शॉर्टकट में सेल कहा जाता है, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद में है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इसे STC कहते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसे HMT कहा जाता है। HMT की घड़ियाँ पहले आती थी, अब ये आना बंद हो गई हैं। इसके बाद में हम देख सकते हैं फीचर्स आर गवर्नमेंट कंपनी आर BHEL, यहाँ लिखा हुआ है। ये BHEL एक्चुअली एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिखाया जाना चाहिए, तो इसकी प्रिंटिंग गलत हो गई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स incorporated under the Companies Act 1956. All the provisions of Companies Act are applicable on a government company. Government can exempt it from some provisions by passing a special resolution. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार किया जाता है। इस पर कंपनी एक्ट के सभी प्रावधान लागू होते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसे कुछ प्रोविजंस में छूट दी जा सकती है। इसके बाद में सेकंड है ऑनरशिप। द गवर्नमेंट कंपनीज होली आर पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके एटलीस्ट 51% शेयर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होते हैं, इसलिए ये जो शेयर कैपिटल होती है इन्हें भारत के राष्ट्रपति के नाम पर क्रय किया जाता है। थर्ड है मैनेजमेंट।
The government company is managed by the board of directors who are nominated by the government and other shareholders. The government has the authority to appoint majority of the directors. तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं इनका संचालन शेयर होल्डर सारे नहीं करते हैं, बल्कि उनके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। चूँकि इन गवर्नमेंट कंपनी में 51% शेयर, मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो चूँकि ये मेजॉरिटी को शो करता है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी डायरेक्टर होंगे उनकी मेजॉरिटी के अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की ओर से होते हैं और बाकी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अदर शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। इट कैन इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। तो जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, गवर्नमेंट कंपनी का एक स्वतंत्र अस्तित्व माना जाता है। ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उसे अपने नाम से बेच सकती है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अपने स्वयं के नाम पर कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट है मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। ए गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स। द मिनिस्ट्री में इशू डायरेक्शंस and can assume the overall supervision of the undertakings. सरकारी कंपनी में मिनिमम 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, इसलिए उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उस डिपार्टमेंट से संबंधित जो मिनिस्ट्री होती है उसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कंट्रोल पाया जाता है और उनके संबंध में मिनिस्ट्री के द्वारा डायरेक्शंस दिए जाते हैं, सुपरविजन किया जाता है और इस प्रकार से यह कार्य वो डायरेक्टर के माध्यम से करते हैं। सिक्स्थ है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यहाँ पर वित्तीय स्वतंत्रता की बात कही गई है। द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय बोरोइंग पावर्स। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। इट इज़ फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। सरकारी कंपनी पैसा इकट्ठा करने की शक्तियों को अपने पास रखती है। उसके द्वारा पैसा इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ का उपयोग किया जा सकता है। उन्हें बेचकर पैसा इकट्ठा किया जाता है, कैपिटल इकट्ठी की जाती है और उन्हें अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पूरी अनुमति होती है। इनको एक्सपेंशन की भी पूरी अनुमति होती है। सेवन्थ है एफिशिएंट स्टाफ। The recruitment and compensation of employees of government company is independently decided by the government company itself. They are not governed by the civil service rules. जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसके जो कर्मचारी होते हैं, जैसे कि रेलवे विभाग के, तो रेलवे विभाग के कर्मचारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आते हैं, इसलिए उन्हें सिविल सर्वेंट कहा जाता है। ये जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं इनमें गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल तो इन्वेस्ट की गई है, परंतु इन कर्मचारियों की भर्ती करने के जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं। इनको उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने नियम बनाकर रिक्रूट किया जाता है और इसमें सिविल सर्विस के कोई रूल लागू नहीं होते हैं और इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी सरकारी कर्मचारी नहीं कहा जाता है। एट्थ है अकाउंटेबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट कंसर्न। Its annual report is presented and discussed in the parliament or state assembly. गवर्नमेंट कंपनी में मिनिमम 51% पैसा इन्वेस्ट किया है किसने? गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए इसकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा या पार्लियामेंट मतलब संसद में रखी जाती है। वहाँ पर इसके कार्यों के संबंध में डिस्कशन किए जाते हैं। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होती हैं। इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 3.3b मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट।
Suitable changes can be introduced whenever needed within the provisions of Companies Act. यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रशासनिक स्वायत्ता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से अगर हम देखें तो यहाँ पर सरकार का या राजनीतिक दलों का इंटरफेरेंस से मुक्त माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आम जनता भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती है, इसलिए पार्टियों का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। इनके द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक कार्य किया जाता है और यहाँ पर गवर्नमेंट के जनरल विजिलेंस है, जैसे कि एक प्राइवेट बिजनेस के ऊपर साधारण रूप से सरकार नज़र रखती है, उसी प्रकार से इस कंपनी के कारोबार पर भी सरकार की साधारण नज़र होती है। और इसमें जो भी सूटेबल चेंजेस होते हैं वो कंपनी के जो प्रोविजंस हैं, कंपनी से के प्रोविजंस हैं, उनके अनुसार किए जा सकते हैं। इसके बाद में सेकंड है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड just as any other private sector company. It can therefore secure greater flexibility, freedom of operation and quickness of action in running the enterprise. गवर्नमेंट कंपनियों का मैनेजमेंट, उनके पैसे की व्यवस्था यानी फाइनेंस व्यवस्था और उनका ऑडिट जिस प्रकार से अन्य प्राइवेट कंपनियों का होता है उसी प्रकार से किया जाता है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा स्वतंत्रता होती है, लचीलापन होता है, अपने बिजनेस को बेहतर ढंग से करने की आज़ादी होती है, इसमें जल्दी से डिसीजन लिए जा सकते हैं, ये इसके लाभ पाए जाते हैं। एफिशिएंट स्टाफ, गवर्नमेंट कंपनी के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनके अनुसार उनके द्वारा कर्मचारियों की भर्ती की जाती है और उन्हें रेम्युनरेशन दिया जाता है। उनके द्वारा प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट व्यक्तियों की सर्विसेज अब ली जा सकती हैं और उन्हें उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी दी जा सकती है। तो इसलिए इस तरह के बिजनेस में स्पेशलिस्ट लोगों को अपॉइंट किया जाता है। कोलैबोरेशन, द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल नो हाउ आर एक्सपर्टाइज ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज बाय कन्वीनियंटली कोलैबोरेटिंग विथ इट। यहाँ पर सरकारी कंपनियों के द्वारा अपने कार्यों को करने के संबंध में मैनेजरियल स्किल वाले या टेक्निकल स्किल वाले लोगों को अपने कारोबार में अपॉइंट किया जाता है और इस प्रकार से प्राइवेट एंटरप्राइजेस के समान उनके कार्य अच्छे ढंग से चलते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स आर डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पर हम गवर्नमेंट कंपनी के क्या कमियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, जिससे कि अभी हमने बात किया था किसके संबंध में, पब्लिक कॉरपोरेशन के, कि वहाँ स्वतंत्रता होती है और डीमेरिट में पढ़ा था कि केवल पेपर पर होती है। बिल्कुल यही स्थिति इसमें भी देखी जाती है कि जो आज़ादी की बात कही जाती है, सरकारी कंपनी की आज़ादी मिलती है क्योंकि इसमें प्राइवेट लोग होते हैं, परंतु एक्चुअल प्रैक्टिस में ये पाया जाता है कि इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इसलिए उनके माध्यम से गवर्नमेंट अपने ढंग से इस कारोबार को चलाती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का जो संचालन है वो मिनिस्ट्री के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम ये पाते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट अपने मन से उनको चला पाती है। और गवर्नमेंट की ओर से निर्णय कौन लेता है, सरकारी अधिकारी या मंत्री। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसी कांड से यहाँ पर देखा जाता है और लगातार मिनिस्ट्री की ओर से कोशिश होती है कि अपने हिसाब से पॉलिसीज बनवाई जाए, उनको चलाया जाए, और इसमें जो स्टाफ होता है उसकी भर्ती में भी वो दखल देते हैं। थर्ड है बोर्ड पैक्ड विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन गवर्नमेंट कंपनीज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, सो दीज गवर्नमेंट डायरेक्टर्स ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट रादर देन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका गवर्नमेंट की ओर से अपॉइंटमेंट किया जाता है, इसलिए इन डायरेक्टर्स के द्वारा हमेशा अपनी कंपनी की बेहतरी की बजाय जिन्होंने उन्हें अपॉइंट किया यानी सरकार, तो सरकारी पक्ष को लाभ पहुंचाने की कोशिश ज़्यादा की जाती है बजाय अपने बिजनेस के हितों का ध्यान रखने के। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सूटेबिलिटी के बारे में कि सरकारी कंपनी कहाँ पर बनाया जाना उचित होता है। तो फर्स्ट इसमें है वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन।
इस प्रकार की सरकारी कंपनी तब बनाई जा सकती है जब किसी प्राइवेट सेक्टर में सरकार के द्वारा विदाउट नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण किए किसी सेक्टर में किसी कंपनी को कंट्रोल करना होता है, तो वहाँ पर उसके मेजॉरिटी के शेयर गवर्नमेंट अपने पास रखती है। सेकंड है वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर ए कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइज, जहाँ सरकार ये पाती है कि उसे प्राइवेट क्षेत्र के साथ मिलकर कारोबार करना होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी बनाई जा सकती है। थर्ड है वेयर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स, जब किसी कार्य को करने के लिए सरकारी धन की आवश्यकता होती है, सरकारी योजनाओं की आवश्यकता होती है, सरकारी सहयोग की आवश्यकता होती है, तब पब्लिक कंपनी, ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, इन्हें बनाया जाता है। इसके बाद में हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के बीच में किस प्रकार से डिफरेंसेस हैं, उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ डिफरेंस के एंगल से बताया गया है। शॉर्टकट में इस टॉपिक को समझने के लिए इन्हें अगर समझ के याद कर लिया जाए तो हम बहुत सारे प्रश्नों का आंसर इजीली दे सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ क्रॉस लगा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि सीबीएसई के द्वारा इस साल जो कोर्स को कम किया गया है उसमें इन टॉपिक को सिलेबस से हटा दिया गया है। ये व्यवस्था इस साल के लिए हटाई गई, यानी परीक्षा में इनके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, परंतु सीबीएसई ने ये भी कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिन्हें स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, परंतु परीक्षा में इन्हें नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो सरकारी क्षेत्र है उसका कार्य क्षेत्र किस प्रकार से बदल रहा है उसके संबंध में चर्चा की गई है। तो हम देखेंगे चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र का किस प्रकार से रोल बदला है। तो जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुए थे 1948 में, फिर हुआ था 1956 में। उसके बाद में 1991 में गवर्नमेंट के द्वारा अपनी पॉलिसियों में चेंजेस लाए गए, मेजर रिफॉर्म हुए थे जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 कहा जाता है। इसके अनुसार फर्स्ट है रिस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वायबल पीएसयूज। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्लोज डाउन द पीएसयूज विच कैन नॉट बी रिवाइव। यहाँ पर जो चेंजेस थे इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के, उसमें पहला था कि जो हमारे पीएसयूज हैं उसका रिस्ट्रक्चर किया जाए और इसमें ऐसे जो पीएसयू हैं जो कि सुधर सकते हैं, उनकी स्थिति को ठीक किया जा सकता है, उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाए, और जिनको सुधारना संभव नहीं रह गया है उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया जाए। सी है ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज टू 26% आर लोअर इफ नेसेसरी। तो ये तय किया है सरकार ने कि जो पीएसयू हैं जिनमें नॉन स्ट्रेटेजिक हैं, जिसमें सरकार का इतना महत्व नहीं है, ऐसे पीएसयूज में गवर्नमेंट की जो इक्विटी है उसे 26% तक लाया जाए, या अगर संभव हो तो उससे भी कम किया जाए। डी है फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर जब इन्हें बंद करने की बात आती है या गवर्नमेंट अपना शेयर बेचने की बात करती है तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसमें जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनके हितों की पूरी रक्षा हो सके। द स्टेप्स टेकन टू अचीव द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स आर। इस लक्ष्य के लिए जो 4 बिंदु हमने भी पढ़े, इनके लिए उन्होंने कुछ बातें तय की। फर्स्ट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन to 3। यहाँ पर बताया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर में जिन इंडस्ट्रीज़ को चलाया जाना निर्धारित था पहले, यानी कि जो रिजर्व थी जिसमें कि केवल सरकार के द्वारा ही इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, उनकी संख्या पहले 17 सेक्टर्स की थी, जिन्हें घटाकर पहले 8 किया गया, और इसके बाद 8 होने के बाद में उनकी संख्या को और घटाकर 3 कर दिया गया है। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 में, उसमें 17 इंडस्ट्रीज सेक्टर गवर्नमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर में रिजर्व किए गए थे। तो सबसे पहले इन्हें घटाकर 1991 में कितना किया गया 8, और फिर 2001 में इनकी संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया है। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एटॉमिक एनर्जी, सेकंड है आर्म्स, और थर्ड है रेल ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रकार से ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर कि अब गवर्नमेंट के द्वारा ही कार्य किया जाता है, परंतु हम देख रहे हैं कि अभी रेल ट्रांसपोर्ट के संबंध में भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो रहा है।
Second, disinvestment of shares of a select set of public sector enterprises. तो गवर्नमेंट के द्वारा जो 17 सेक्टर में अपनी कंपनियां चलाई जा रही थी उसकी संख्या को जब घटाने का निर्णय लिया गया तब इसके लिए ये तरीका अपनाया गया कि सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो इक्विटी लगाई गई है, जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, उसका कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर्स का पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर और आम जनरल पब्लिक है जो उसे सेल किया जाए। इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यानी कि जब सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर या आम जनता को बेचा जाता है तो इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। The government decided to withdraw its holding from PSUs and encourage more participation of private sector in managing public sector units. तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि PSUs में जो उनकी कैपिटल थी उसे प्राइवेट सेक्टर को सेल किया और कोशिश की, इंकरेजमेंट का प्रयास किया कि प्राइवेट सेक्टर उन क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट करे जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए निर्धारित थे। इसके लिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। प्राइवेटाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इस प्रकार हैं। ए में देख सकते हैं, रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड्स ब्लॉक्ड इन दिस यूनिट्स एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर अदर सोशल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स सच एज एजुकेशन और हेल्थ एट्सेट्रा। तो प्राइवेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस प्रकार के जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां थी उनमें बहुत बड़ी कैपिटल ब्लॉक थी जो पब्लिक के द्वारा इन्वेस्ट की गई थी सरकार के माध्यम से। तो इसको सेल करने के बाद जो पैसा इकट्ठा होगा उसका यूटिलाइज किया जाएगा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बी है रिड्यूसिंग डेब्ट एंड इंटरेस्ट बर्डन। उधारी और ब्याज का जो बोझ है उसे घटाने का प्रयास था। ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। किसी भी बिजनेस में हानि होने का, नुकसान होने का भय हमेशा बना रहता है, इसे हम रिस्क कहते हैं, जोखिम कहा जाता है। तो इस जोखिम को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की ओर शिफ्ट करने का प्रयास किया गया। डी है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। जब इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया तो इसके साथ में जब कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा बेची गई तो साथ साथ में इसका जो कंट्रोल था वो भी प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया। ई है डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली। एग्जाम्पल है टेलीकॉम इंडस्ट्री। 1991 से पहले टेलीकॉम सेक्टर जो था उसमें केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही बिजनेस चलाया जाता था, जिसे दूरसंचार विभाग कहते थे, जिसे कि बाद में कंपनी के रूप में बदला गया और आज BSNL है जो ये उसी का नया रूप है। थर्ड है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर बीमार क्षेत्र जो कंपनियां हैं, बीमार से आशय है जो कि बहुत लंबे समय से हानि में चल रही हैं और इनका इलाज करने के लिए बहुत सारा बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसमें मैनेजमेंट के लेवल की भी बात है और कैपिटल की भी बात है। तो ऐसी स्थिति में इनको भी उसी प्रकार से ट्रीट किया जाए जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो जितनी भी लॉस देने वाली कंपनियां थीं उन सभी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को हैंड ओवर किया गया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को, जिसे शॉर्टकट में BIFR कहा जाता है। तो BIFR को इनको ट्रांसफ़र किया गया, हैंड ओवर किया गया और BIFR के द्वारा ये डिसाइड किया गया टू वाइंड अप सम वेरी सिक यूनिट्स। जो बहुत ज़्यादा बीमार या घाटे की कंपनियां थी जिनका कि अब सुधार संभव नहीं है या उनको सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, उन्हें बंद कर दिया जाए। एंड टू रिवाइव एंड रिहेबिलिटेट सम अदर सिक यूनिट्स वेयर देयर इज स्कोप टू कन्वर्ट देम इनटू हेल्दी यूनिट्स। और जिनमें कुछ संभावना थी ठीक करके फिर से सुधार लेने की, उनको रिवाइव करने का और फैसला किया गया। देयर वॉज लॉट ऑफ अपोजिशन शोन बाय द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ यूनिट्स विच वर डिसाइडेड टू बी क्लोज डाउन। जब इनको जिन यूनिट को बंद करने का फैसला किया गया उनके कर्मचारी और के द्वारा, मजदूरों के द्वारा बहुत ही भारी विरोध किया गया इस निर्णय का। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप नेशनल रिन्यूअल फंड टू रिहेबिलिटेट एंड कंपेंसेट द वर्कर्स एंड ऑफर देम वेरियस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स।
इस विरोध को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा नेशनल रिन्यूअल फंड की स्थापना की गई और इसके द्वारा उन कर्मचारियों को कंपेंसेशन प्रोवाइड किए गए और उनके लिए अलग अलग किस्म की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसे शॉर्टकट में VRS कहते हैं, उसको लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने पर मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड किए गए। देयर आर मेनी एंटरप्राइजेस विच आर वेरी सिक एंड द गवर्नमेंट इज नॉट इन ए पोजिशन टू फीड देम एनी मोर। बहुत से ऐसे इंटरप्राइजेस थे जो कि बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में थे और सरकार के द्वारा उन्हें और आगे चलाना संभव नहीं था। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द हार्श स्टेप ऑफ क्लोजिंग these units after providing safety to the workers of these units through National Renewal Fund। बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जो कि बहुत बुरी स्थिति में थी, सरकार उन्हें चला नहीं सकती थी, तो इसलिए सरकार के द्वारा इसको बंद करने का कड़ा और कड़वा निर्णय लिया गया और उसके कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेशनल रिन्यूअल फंड से सहायता प्रदान की गई। फोर्थ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसे हम शॉर्टकट में MOU कहते हैं। अंडर MOU द पब्लिक सेक्टर इज गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी, दे आर गिवन द टारगेट्स and to achieve these targets these units are granted operational freedom but they are accountable for not achieving the results on time। यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर को जो है अपने कार्यों को अपने ढंग से चलाने के लिए टारगेट सेट किए गए। जो कंपनियां इन टारगेट को अचीव करने में सफल हुई उन्हें अपने कार्यों को अपने ढंग से चलाने की आज़ादी प्रदान की गई। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि यदि वो टारगेट को अचीव करने में सफल नहीं हुए तो वो अपने कार्यों के लिए जवाबदार माने जाएंगे। थ्रू MOU द अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड एंड मोर ऑटोनॉमी इज ग्रांटेड टू दीज यूनिट्स बट दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट्स। इस प्रकार से MOU के माध्यम से जो सरकारी विभाग के मंत्री थे उनके जो इंटरफेरेंस था उसमें कमी आई और इन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई अपने ढंग से कार्य करने की, परंतु ये स्वतंत्रता तभी तक दी जाएगी उन्हें जब तक कि वो एक निर्धारित रिजल्ट को देने में सफल होंगे। इस कारण हम देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। एग्जाम के एंगल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे हमें एग्जाम के एंगल से अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसके बाद में है मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी क्रॉस लगा हुआ है, यानी इसे भी CBSE ने इस ईयर के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस से हटा दिया है, परंतु ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आने वाले सिलेबसों में हमें पढ़ना होगा, इसलिए इसे पढ़ने के लिए CBSE ने बताया है कि इसे पढ़ाया जरूर जाए, बस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी को हम शॉर्टकट में MNCs कहते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेस भी इनको कहा जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से निकाला जाता है, इसका अर्थ ऐसी कंपनी से निकालते हैं जिसका कारोबार 2 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ होता है। इस प्रकार की कंपनी का जन्म जिस देश में होता है उस देश के लिए उस देश में उसे होम कंट्री कहा जाता है और अदर कंट्रीज़ में उसे होस्ट कंट्री कहा जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी का जो हेड ऑफिस होता है जिस देश में होता है उसे उस देश की कंपनी माना जाता है। इस प्रकार की कंपनी का भी किसी एक देश के अनुसार स्थापना की जाती है। तो जैसे हमारे देश में अगर कोई कंपनी की स्थापना होती है तो किस एक के अनुसार होती है, तो कंपनी से एक के अनुसार इसकी स्थापनाएं की जाती हैं। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसमें कोका कोला एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है, हुंडई है, नाइकी है, रिबॉक है और लोरियल, सोनी, LG, सैमसंग, ऐसे तमाम किस्म की कंपनियां हैं जिनको हमने सुना है, देखा है कि इनका कारोबार कई देशों में चलता है। इसके बाद में मल्टीनेशनल कंपनी की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो फर्स्ट है जाइंट साइज। मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा जो सेल की जाती है या उनकी जो संपत्तियां वो बहुत बड़ी पैमाने पर होती हैं। इन कंपनियों का
जो बिजनेस है वो बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ होता है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में कार्य करती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका कारोबार या उनका जो टर्नओवर है वो इतना बड़ा है कि कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। देयर ऑपरेशन आर सो ह्यूज दैट समटाइम्स देयर सेल्स टर्नओवर एक्सीड्स द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, द फिजिकल एसेट्स ऑफ IBM एक्सीड $8 बिलियन। यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल में कि IBM नाम की जो कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि कंप्यूटर्स वगैरह बनाती है, उसका जो फिजिकल एसेट्स उसकी कीमत $8 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि कई देशों की GDP या GNP यहाँ पे जो बताया गया है इससे भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इनका आकार और साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। सेकंड है इंटरनेशनल ऑपरेशन। इनका कारोबार कई देशों में फैला हुआ होता है। हम जानते हैं कि जो कोका कोला कंपनी है उसका दुनिया भर में वो बिकती है। तो इस प्रकार से इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत सारे देशों में पाई जाती हैं। इनकी सब्सिडियरी भी होती हैं, जैसे कि हम जो लक्स साबुन इस्तेमाल करते हैं वो यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के इंडियन जो होस्ट कंपनी है उसके द्वारा हिंदुस्तान यूनिलीवर के माध्यम से चलाया जाता है। जो यूनिलीवर कंपनी है वो ब्रिटेन की कंपनी है। थर्ड है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। चूँकि इनका बिजनेस साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं जो अपने आप को साबित कर चुके हैं, ऐसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट को, स्पेशलाइज्ड पीपल को अपने नॉलेज के लिए, स्किल के जो प्रसिद्ध हैं, जो प्रूव कर चुके हैं, उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं। इनके द्वारा अब बाकी स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाई जाती है। बिजनेस संबंधित हैंडलिंग इन प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाती है, जिससे कि वो नए नए किस्म के कार्य करने में सफल होते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर पाते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। द ब्रांचेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन होम कंट्री। All the branches operate within the policy framework formed by headquarters। इस प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनियों का कारोबार कई देशों में फैला होता है, लेकिन उनकी कंट्रोलिंग होम कंट्री में जो उनका हेडक्वार्टर है उसके द्वारा किया जाता है। मैनेजमेंट भी वहीं से होता है और सभी ब्रांचेस हेडक्वार्टर द्वारा बनाई गई पॉलिसी के अनुसार अपने बिजनेस को रन करती हैं। ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। Oligopoly means power in the hands of few companies only. Due to their giant size, the multinational companies occupy a dominating position in the market. They also take over other firms to acquire huge power. For example, Hindustan Lever Limited acquired Tata Oil Mills, Ponds India Limited, Ponds India etc. to improve its market share। ये एग्जाम्पल है इस प्रकार का, जहाँ पर कि इस प्रकार की जो MNC होती है उनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर पैसा अपने पास इकट्ठा कर लिया जाता है और इसके दम पर वो छोटे छोटे कारोबार वाली कंपनियों को खरीदकर उन्हें मार्केट से हटा देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब से भारत में जियो कंपनी आई है तो बहुत सारी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां थीं उनके कारोबार को उन्होंने खरीद लिया। बहुत सारी कंपटीशन में न टिक पाने के कारण बंद हो गई हैं। जैसे कि आइडिया और वोडाफोन है, जो ये भी दो अलग अलग कंपनियां थी लेकिन आपस में मिलकर एक होने को मजबूर हो गई, इससे कि और ऐसी स्थिति बनी कि जहां पर कंपटीशन कम होता जा रहा है। इसके बाद में है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। मल्टीनेशनल कंपनीज मेक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। मल्टीनेशनल कंपनी हमेशा दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं और हमेशा अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दुनिया में प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। इसके लिए उनके द्वारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के संबंध में, इनोवेशन के संबंध में बहुत पैसा खर्च किया जाता है। इसके बाद में 7th है इंटरनेशनल मार्केट। ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैज़ एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स। It is able to sell its products, services in different countries. The following safeguards must be taken to ensure the effective role of MNCs in a host country like India. इंटरनेशनल मार्केट इन कंपनियों को होता है क्योंकि पूरी दुनिया भर में इनका कारोबार फैला हुआ होता है।
इस प्रकार की कंपनी अपने माल को पूरी दुनिया में बेचती हैं। तो इस प्रकार की कंपनियों के द्वारा अपने कार्य के संबंध में बहुत सारे अधिकार भी उनको एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास में होना, कैपिटल होना, एक्सपर्ट मार्केट होना, एडवर्टाइजमेंट की कैपेसिटी होना। MNC शुड बी अलाउड टू एंटर इन हाई टेक इंडस्ट्रीज ओनली। भारत में इस प्रकार की कंपनियों से बचाव के लिए कुछ सेफगार्ड लगाए गए हैं, जैसे कि जो MNC हैं उन्हें केवल हाई टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज में ही कारोबार की अनुमति प्रदान की गई, जो कि टेलीकम्युनिकेशन या पेट्रोकेमिकल्स माने जाते हैं, जिसमें कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ती है और टेक्नोलॉजी भी नई लगाना जरूरी होती है, जिसमें कि स्पेशलाइजेशन की भी जरूरत होती है। सेकंड है MNCs मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को FDI कहा जाता है। तो इनके द्वारा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लेकर आते हैं, और सो दैट देयर इज इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके द्वारा किसी देश की जो करेंसी फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसके बैलेंस में भी इम्प्रूवमेंट होता है। MNC शुड नॉट बी अलाउड टू किल स्मॉल डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस, बट दे मस्ट ऑफर हेल्दी कॉम्पिटिशन टू डोमेस्टिक फर्म्स। MNCs के लिए इस बातों पर रोक लगाई गई कि वे छोटे जो उद्योग हैं उन्हें खत्म कर सकें, बल्कि उन्हें स्वस्थ कंपटीशन देने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट वेंचर। इसे हम संयुक्त उपक्रम कहते हैं।